हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन से, ताकि हम लोग का आगे की क्लास को कंटिन्यू कर सके। तो आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब आपके पास क्लियर पहुंच रहा है? उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं 1 मिनट में आप लोग को बतला देता हूँ कि जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये एक बुक का क्वेश्चन है, जो RWA द्वारा लिखा गया बुक है, स्पेशल RPF के लिए, RPF कांस्टेबल एंड SI के लिए। तो मैं उसी बुक को लाइन बाय लाइन पूरा बुक को कंप्लीट कवर कराने वाला हूं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िएगा। जैसे कि आप सबको पता नहीं होगा कि डायरेक्ट हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से क्यों देख रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं कि 1 से लेकर 40 तक ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन रख रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग का व्याख्या भी देखना है। तो इसीलिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर से तो आप लोग को 20 क्वेश्चन होगा, लेकिन इनडायरेक्ट देखिएगा तो 200 से प्लस क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है, तो हम लोग 20 क्वेश्चन का ही स्लाइड तैयार करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इससे पिछले क्लास को, तो आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है क्लास, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग कर रहा है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आप लोग बताइएगा तोल्काप्पियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका व्याख्या देखिएगा तो कह रहा है, संगम साहित्य का जो है तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है, ग्रंथ का व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो ये बात तो क्वेश्चन में हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं इसका संबंध जो है तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला बात है मणि मेकलई। यह एक तमिल का महाकाव्य है, जिसकी रचना जो है कवि चितलाई चतनार द्वारा किया गया है। तो इसका भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस सब पॉइंट को आप लोग पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका अगला पॉइंट पढ़िएगा, क्या कर रहा है, शिल्प दिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसका रचना जो है इलांगो आदिगल द्वारा किया गया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है जीव चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा वैदिक ग्रंथ है जो शिल्प या धन से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिल्प शास्त्र जो है ये वैदिक ग्रंथ के शिल्प धन से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का व्याख्या है, वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र या शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, गंधर्व वेद जो है ये 4 उपवेदों में से एक इसका माना जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो उपवेद है यही है। तो इस हम लोग जो है 4 वेदों में से उपवेदों में से इसको एक माना जाता है। और अन्य 3 उपवेद आप लोग देख सकते हैं, जो है धनुर्वेद है, शिल्प वेद है और यजुर्वेद है। तो जो 4 उपवेद है आप लोग याद रखिएगा, धनुर्वेद, शिल्प वेद, यजुर्वेद और जो है गंधर्व वेद, ये 4 उपवेद आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप लोग को बतलाना है पहली जो जैन परिषद जो आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसको राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। तो पहला जैन परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है, पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगले हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट पढ़िएगा। कर रहा है, पहली जैन परिषद का आयोजन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। जो पहली जैन परिषद जो आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल था और शासनकाल था, और उस समय
स्थलभद्र की अध्यक्षता थी। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और 300 ईसा पूर्व समय था। तो ये तीनों बातों को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, कर दूसरी जैन परिषद जो है बल्लभी जो है, दूसरी जैन परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो बल्लभी में। पहली कहाँ हुआ था? तो आप लोग ऊपर के क्वेश्चन में देखा है कहाँ हुआ था। तो पहली जो है वो जैन परिषद जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरी बल्लभी में हुआ था, आयोजन की गई थी। और दूसरी जैन परिषद का आयोजन जो है देवर्धि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पहली जैन परिषद जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में और दूसरा जो हुआ था 512 ईसा पूर्व में। तो ये बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि देव व्यास द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य जो है ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा, महाभारत लिखा गया है, यानी वेद व्यास द्वारा क्या लिखा गया है? तो महाभारत लिखा गया है, ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य जिसे कहा जाता है लिखा गया है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें कह रहा है रामायण जो लिखा गया है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, जो महर्षि वाल्मीकि है इनके द्वारा रामायण का रचना किया गया था। और शिल्प दिकारम जो है, शिल्प दिकारम ये इलांगो आदिगल द्वारा किया गया था, इंगालो आदिगल द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, जीवक चिंतामणि जो है बुक, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो तिरुतकदेवर द्वारा लिखा गया था। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45 से कर रहा है, पाणिनि जो है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो आप लोग को बतलाना है, जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे वो उसका कौन सा विषय था अष्टाध्यायी? तो आप लोग को बतलाना है। इसका राइट आंसर जो है वो व्याकरण लिखा गया था। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो व्याकरण का पुस्तक है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या में देखिएगा, कर रहा है पाणिनि जो है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय जो था वो व्याकरण था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िएगा। कह रहा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग बतलाना है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। तो ये बात हम तो क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला पॉइंट पढ़िएगा, दंती दुर्ग जो है, दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए अगला पॉइंट पढ़िएगा आप लोग। अगला पॉइंट कर रहे हैं राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, कर रहा है राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी तथा मध्य भागों पर शासन किया था। तो ये पॉइंट आप लोग खासकर याद रखिएगा, जो राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी और दक्षिणी तथा मध्य भागों में शासन किया था। तो ये बात आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग देखिएगा, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप लोग बतलाइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो व्याख्या देखिएगा, कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था वो जो बिंदुसार था। तो ये पॉइंट आप लोग को
जितना पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है आप लोग को सभी याद कर जाना है, तो आप लोग इसे याद करिए। कर बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। देखिए यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, तो अशोक था। ये बात को आप लोग को याद रखना है। और बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसे हम लोग अमित्रघात के नाम से जानते हैं, तो आप लोग बताइएगा बिंदुसार को जानते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, कर है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप लोग को बतलाना है। सारनाथ में जो आप लोग स्तंभ देखते होंगे उसको बतलाना है किसके द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं सारनाथ से रिलेटेड। तो देखिए सारनाथ में सिंह जो चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारत संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। भारत संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण जो है लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। लगभग 250 बीसी में हुआ था, तो ये बात को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, कर है कनिष्ठ किस वंश के महान राजा थे, तो आप लोग को बतलाना है इसका राइट आंसर। जो कनिष्क ये किस राजवंश के महान राजा थे, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कुषाण वंश के थे। तो जो कनिष्क किस वंश के महान राजा थे, तो कुषाण वंश के आप लोग बतलाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे व्याख्या इसका देख लेते हैं। तो व्याख्या में देखिएगा कह रहा है, व्याख्या में देखिएगा कह रहा है कनिष्क जो है कुषाण वंश के महान राजा थे, और कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजल कड़फिसेस था, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। कुषाण वंश के शासक कौन था, तो कुजल जो कड़फिसेस था, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। कौन सा कला का, तो गंधार कला का, ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया है, तो आप लोग बतलाइएगा कौन सा पैटर्न में रखा गया है। तो आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है, रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है सॉरी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं पहले इसका। तो व्याख्या में आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया है, तो ये बात आप लोग को तो क्वेश्चन में देख लिए हैं। अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों को बनाया गया था, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 तक देख लिए थे शायद, नहीं 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। और 51 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग कह रहा है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग को बतलाना है जो महायान शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं।
तो इसका व्याख्या देखिए, कह रहा है महान शब्द जो है महायान शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में थी, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए हीनयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। इसमें भी अभी पॉइंट है, तो हम लोग पहले पॉइंट को कवर करेंगे। महायान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का नवीन रूप है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, तो आप लोग क्या बताइएगा, चौथी बौद्ध संगति में। तो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, कर है लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बतलाना है जो लोथल है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी लोग आप लोग बतलाइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, यानी लोथल जो है ये गुजरात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। चलिए आगे में व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है व्याख्या में आप लोग पढ़िएगा, हड़प्पा का प्राचीन शहर जो लोथल है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला है लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाकयान या जहाज़ों का गोदी भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 8। 4 क्या, तो 4 महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है। तो 4 और 8 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला व्याख्या में क्या लिखा गया है, बौद्ध धर्म का नींव जो है 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो ये बात को आप लोग याद रखना है। अगला कर है 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। तो आप लोग को देखना है कौन है, दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। ये 4 जो है इनका क्या है, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित हैं। तो आप लोग देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, यहाँ से पढ़िएगा आपसे, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये है इनका जो है अष्टाध्यायी मार्ग है। तो आप लोग याद रखिएगा अष्टाध्यायी मार्ग को भी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था। तो आप लोग बताइएगा जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा में प्रयोग किया था। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा ये पाली भाषा का प्रयोग किए थे, तो पाली भाषा ही जानते थे। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला व्याख्या इसका देख लेते हैं। पहले कर रहा है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पाली भाषा का उद्भव जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। कह रहा है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, बौद्ध धर्म बतलाइएगा। किस धर्म से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या में देखिएगा कह रहा है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तो बात हम लोग को देख चुके हैं। त्रिपिटक की भाषा जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है और बौद्ध धर्म का उद्भव 6ठी ईसा पूर्व में माना जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 56 देखिएगा क्या कह रहा है। तो चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 को। कह रहा है उस बौद्धिक ग्रंथ का नाम बताइए। पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस बौद्धिक ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा ग्रंथ हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में जो है भिक्षुओं यानी बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसका वर्णन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक के भाग जो विनय पिटक में है जो भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित किया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कर है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व की धारणा किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा महायान बौद्ध धर्म। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखिएगा कह रहा है, व्याख्या में आप लोग देखिएगा कह रहा है बोधिसत्व की अवधारणा जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और बोधिसत्व से आशाएं हैं 10 परमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। तो इसका अर्थ भी आप लोग याद रखिएगा। बोधिसत्व से क्या आशाएं हैं। तो 10 पारमिताओं को का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। तो इसका अर्थ आप लोग याद रखिएगा। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन से जो जोड़ी है इसमें असंगत है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर क्या बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इस्लाम जो है, इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ये गुरु ग्रंथ साहिबा है। तो ये भी राइट आंसर हो जाता है। और जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ये उपनिषद नहीं है। तो देखिए ये गड़बड़ा गया। और ईसाई धर्म के हम लोग देख सकते हैं तो बाइबल है। तो बौद्ध धर्म के जो जैन धर्म के जो है ये उपनिषद नहीं है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या में कह रहा है उपनिषद का संबंध जो है हिंदू धर्म से है। तो उपनिषद का जो संबंध है वो हिंदू धर्म से है न कि जैन धर्म से है। इस्लाम धर्म का संबंध जो है कुरान से है। और सिख धर्म का संबंध जो है गुरु ग्रंथ साहिबा से है। और ईसाई धर्म का संबंध जो है बाइबल से है। और जैन धर्म का संबंध जो है ये साहित्य से है, आगम साहित्य से है। तो आप लोग ये बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 5 धर्म का आप लोग जो ग्रंथ है आप लोग याद कर लीजिएगा कौन से धर्म का कौन ग्रंथ है। तो आप लोग याद इसे जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है विश्व प्रसिद्ध गुम्तेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है गुम्तेश्वर की प्रतिमा जो है किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा यानी जो गुम्तेश्वर की प्रतिमा है ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखिए कर है विश्व प्रसिद्ध गुम्तेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट पढ़िएगा कर रहे हैं यहाँ पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गुम्तेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। तो ये ग्रेनाइट से बनाया गया है। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है गुम्तेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। गुम्तेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभदेव थे।
और इनके पुत्र जो है बाहुबली को समर्पित है, तो ये बात भी याद रखिएगा। जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे कौन थे, तो ऋषभदेव, और इसके पुत्र जो थे बाहुबली, इनको समर्पित है ये मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ये बिहार में स्थित है। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित है। और एक बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो दो विश्वविद्यालय आप लोग को याद रखना है, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बिहार में है। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या में देखिएगा, आप लोग कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था गोपाल वंश के शासक जो थे धर्मपाल जो थे इनके द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है, इस जनपद में स्थित है, तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जनपद में है, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। अगले पॉइंट पढ़िएगा, 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो था बख्तियार खिलजी जो था द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। तो देखिए जो बख्तियार खिलजी जो है इसके ही द्वारा दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट कर दिया गया था, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है 41 से लेकर 60 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, 20 क्वेश्चन देख चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो आई होप कि आप लोग को पूरा लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो एक बात आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि हम लोग इस PDF को लेना चाहते हैं। तो आप उसके बाद हम लोग इसका निवारण देखेंगे कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग को इसका PDF चाहिए, इस बुक का कंप्लीट PDF चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका PDF मेरे पास है, अवेलेबल है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को दे दूँ ताकि आप लोग बार बार इसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। तो आई होप कि आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। जो बाद में जुड़े हैं स्टूडेंट उनको मैं चलते चलते एक बात बतलाता हूँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये RPF कांस्टेबल एंड SI का जो है बुक है, स्पेशल बुक बनाया गया है RWA द्वारा, यानी रोजगार वित्त अंकित सर द्वारा ये बुक को लॉन्च किया गया है स्पेशल RPF फोर्स के लिए। तो आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट रिवीजन करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका ऑलरेडी दो वीडियो हो चुका है, यानी 1 से लेकर 20 तक एक में क्वेश्चन है और 21 से लेकर 40 तक एक वीडियो में क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही आप लोग का कमेंट ही हम लोगों का ऊर्जा देता है आगे के वीडियो को लाने के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है ऊर्जा के लिए हम लोग का अपना बात ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।